जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम इस लेक्चर में जबलपुर जिले के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। हर एक फैक्ट को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, उसमें सारे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को आप विजिट करके उसमें प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने डाल चुका हूँ या डालने वाला हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका या स्टाइल आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें। थोड़ा सा मैं धीरे पढ़ाऊंगा, वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखा करें, जिससे आपको और आपका समय बचेगा। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर, और इसी लेक्चर में मैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत सारे जिलों को डिस्कस कर लूंगा, आने वाले जिले को, है ना। तो एक लेक्चर बड़ा होगा लेकिन जबरदस्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं जबलपुर को दोस्तों। तो जबलपुर का नामकरण कैसे पड़ा ये जानना बहुत जरूरी है अपने को। जबलपुर का नामकरण कैसे पड़ा, तो जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा दोस्तों। जबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जबलपुर पड़ा। तो पौराणिक या पुराणों के अनुसार, पुराणों एवं किंवदंतियों के अनुसार इस शहर का नाम पहले जबालीपुरम था दोस्तों। इस शहर का नाम पहले क्या था, जबालीपुरम था। क्योंकि इसका संबंध महर्षि जबाली से जोड़ा जाता है। ये जो महर्षि है यहाँ लिख रखा है, महर्षि जबाली से जोड़ा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह यहाँ निवास करते थे। वो यहाँ निवास करते थे। तो जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इन्हीं से निकला इनका नाम जबलपुर पड़ा दोस्तों। एक फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद दूसरा फैक्ट देखिए इससे रिलेटेड। इसको मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं दोस्तों। इसको मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, तो देखो जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है, नाम दिया है। कभी क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। और ये संस्कार राजधानी किसने कहा, तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने इसे कहा है, ये याद रखना है दोस्तों। क्यों कहा है, तो आचार्य विनोबा भावे ने जब बुदान आंदोलन के बाद जबलपुर का नया नाम रखा था, उन्होंने जो बुदान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था उसके बाद जबलपुर का नया नाम रखा था, है ना। संस्कार राजधानी का दर्जा मिला था या कहा था, उनको कहा था। जबलपुर में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है अपने को, है ना। माँ नर्मदा यहाँ से ही होकर गुजरती है और कई संस्कृति देखने को मिलती है। जैसे बहुत सी बातें जो लोगों को इस शहर की तरफ आकर्षित करती है ना, आकर्षित करती है। आजादी के बाद जब आकर्षित करी तो उस वजह से आचार्य विनोबा भावे ने इसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी का दर्जा दिया है। दर्जा नहीं दिया, यानी कहा है, किसने कहा, संज्ञा दी है ना। संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। तो ये एक चीज याद रखना, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है बस। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जबलपुर, है ना। ये इसको मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यहीं पे स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। और इसकी दो खंडपीठ है, एक तो इंदौर और दूसरा ग्वालियर में स्थित है ना। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। और यहाँ पे न्यायिक अकादमी भी स्थित है। जबलपुर में न्यायिक अकादमी भी स्थित है दोस्तों। न्यायिक अकादमी जहां पर मध्य प्रदेश के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है। जो मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी जबलपुर में है, वहां पर राज्य के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है। और राज्य विज्ञान संस्थान भी यहीं पे है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो विज्ञान संस्थान यही बनाया गया है ना। और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी तो कहते ही हैं, आपको पता है। और उसके अलावा इसको मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि उच्च न्यायालय यहीं पे, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ पर थल सेना की छावनी भी स्थापित है। थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ पर अयुद्ध विनिर्माण के कारखाने, निर्माण के कारखाने स्थापित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का रक्षा शहर, जबलपुर को रक्षा शहर भी कहते हैं। रक्षा शहर क्यों कहते हैं बताया ना, है ना। यहाँ पे थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ पर भारतीय अयुद्ध निर्माण कारखानों की वजह से इसे ही
इसे मध्य प्रदेश का रक्षा शहर कहते हैं, इसे मध्य प्रदेश का रक्षा शहर कहते हैं। इतनी जानकारी मैंने आपको दिया। एवं पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में, जो रेलवे में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में है, ये भी याद रखना है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में। नाम कैसे पड़ा मैंने बता दिया, जबालीपुरम था। जबाली ऋषि महर्षि जबाली से जोड़ा जाता है, वो यहाँ के निवासी थे ऐसा बोलते हैं, है ना। इसके अलावा जबलपुर का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है। जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो त्रिपुरी। त्रिपुरी, जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी तथा नहीं, जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी एवं तेवर मिलता है दोस्तों। त्रिपुरी एवं तेवर मिलता है, दो नाम मिलते हैं। जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी एवं तेवर मिलता है। तेवर, त्रिपुरी एवं तेवर मिलता है। यहाँ से नर्मदा नदी होकर गुजरती है दोस्तों। यहाँ से जबलपुर के किनारे से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। भेड़ाघाट प्रसिद्ध है वहाँ पे, भेड़ाघाट है ना, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो आगे देखते काम की चीज। गोंड शासक द्वारा मदन शाह ने जबलपुर में मदन महल की स्थापना की थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मदन महल कहाँ पे। दोस्तों अगला फैक्ट है, गोंड शासक मदन शाह ने जबलपुर में मदन महल की स्थापना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मदन महल कहाँ है दोस्तों, तो एक पहाड़ी पर मदन महल स्थित है। एक पहाड़ी पर स्थित है मदन महल, जो लगभग 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। राजा मदन सिंह या मदन शाह आता है पेपर में, मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था, याद रखना है। ये एक पुराना गोंड महल है दोस्तों, इतना याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला फैक्ट है, गोंड शासक संग्राम शाह ने जबलपुर में संग्राम सागर झील बनवाया था। संग्राम सागर झील इंपॉर्टेंट है। संग्राम सागर झील के किनारे राजा संग्राम शाह द्वारा बनाया गया बाजना मठ, यहाँ पे एक बाजना मठ मंदिर की स्थापना भी की थी। तो संग्राम शाह द्वारा बनाया गया बाजना मठ किला या बाजना मठ मंदिर नामक एक ऐतिहासिक किला है दोस्तों, जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, संग्राम सागर झील कहां पर है, जबलपुर में। दूसरा पूछेगा बाजना मठ कहां पर है, तो ये बाजना मठ मंदिर जबलपुर में है। ये दोनों को संग्राम शाह, जबलपुर के गोंड शासक संग्राम शाह ने बनवाया था, याद रखना है। कभी किसने बनवाया है पूछा जा सकता है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है दोस्तों। रानी दुर्गावती कौन थी, तो गढ़ राज्य की शासिका महारानी रही है। गढ़ राज्य कौन से गढ़ राज्य की शासक महारानी रही है। उनका विवाह गढ़ राज्य के राजपूत राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह के साथ हुआ था, जिसमें तो यहां से अपने क्या याद रखना है, ये कौन थी दोस्तों, रानी दुर्गावती कौन थी, तो ये चंदेल राजकुमारी थी दोस्तों, है ना। कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी। कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी। वहां से इनका हुआ था क्या, विवाह। इनका विवाह हुआ था, तो गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी बनी, है ना। इनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह के साथ हुआ था, इतना याद रखना है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो इतना समझ में आ गया होगा। और बाकी इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कभी पूछा तो रानी दुर्गावती का जन्म कलिंजर में हुआ था। कलिंजर था, कलिंजर में कीरत सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी, और इनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। इतनी चीजें भी याद रखें, आगे जब आएगा तो मैं बताऊंगा। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, रानी दुर्गावती की समाधि है जबलपुर में दोस्तों। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के बरेला ग्राम में है, याद रखना है। अगला फैक्ट है, 1939 में अंग्रेजों का नहीं, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जबलपुर में संपन्न हुआ था दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं क्या हुआ था। 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पाठाभी सीतारामैया को हराकर, गांधी जी ने वहां पे किसको चुना था यहाँ पे अध्यक्ष बनाने के लिए, गांधी जी के समर्थक या उम्मीदवार पाठाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में फिर से चुना गया था। यानी कि दो लोग खड़े हुए थे, एक का नाम था पाठाभी सीतारामैया, दूसरे का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जीते थे, है ना। तो गांधी जी के समर्थक, गांधी जी ने सोचा था कि पाठाभी सीतारामैया को, तो इतना याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ,
1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, है ना। लेकिन बाद में मतभेद होने के कारण दोस्तों, मतभेद होने के कारण ये इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया था। किन्ने? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने और जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो मतभेद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो मैंने पूछा, याद रखना है। ऐसी फैक्ट देखते हैं क्या लिखा है। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जबलपुर है दोस्तों, है ना। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है जबलपुर, इसका प्रतिशत है 81.1%, है ना। जबकि सबसे कम साक्षर वाला जिला है अलीराजपुर, जिसका है 36.1%। तो समझ में आ गया। सबसे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर, सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। अगला है जबलपुर के उपनाम देखेंगे तो इसे संगमरमर की नगरी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी संगमरमर की चट्टानें हैं, है ना। संगमरमर की चट्टानें हैं, संगमरमर की नगरी के रूप में जबलपुर को जाना जाता है। रक्षा शहर भी बोलते हैं, रक्षा शहर भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कई युद्ध अयुद्ध कारखाने स्थापित है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित है, गन कैरेज फैक्ट्री स्थापित है ना। इस वजह से इसे रक्षा शहर भी कहा जाता है। इसको मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। संस्कार राजधानी किसने कहा? तो आचार्य विनोबा भावे ने कहे थे। प्रमुख ताल देखेंगे और यहाँ पे झीलें, तो एक हनुमान ताल स्थित है, यहाँ पे हनुमान ताल। इसके अलावा आधार ताल स्थित है, एक तालाब है आधार ताल। इसके अलावा रानी ताल भी यहीं पे है और संग्राम सागर झील। तो इतने प्रमुख ताल और झीलें हैं यहाँ पे जबलपुर में। एक हनुमान ताल, आधार ताल, रानी ताल, संग्राम सागर झील। अगला देखेंगे देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में बना था देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित है। रत्न परिष्कृत केंद्र तो क्या है दोस्तों? ये क्या है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देश का पहला रत्न परिष्करण या परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जबलपुर शहर में स्थित है। डायरेक्ट याद रखना है। अगला फैक्ट है संगमरमर, तेंदुपत्ता और बीड़ी उत्पादन में जबलपुर का अग्रणी स्थान है। तो संगमरमर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है। तेंदुपत्ता के बारे में आप जानते होंगे, है ना। तेंदुपत्ता क्या होता है? तेंदुपत्ती की खेती छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होती है, और ज़्यादातर मध्य प्रदेश में जबलपुर वाला जो क्षेत्र है ना, सतपुड़ा वाला पठार, वहाँ पे होती है। उसके अलावा इस पत्ते का सबसे ज़्यादा उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। इस पत्ते का सबसे ज़्यादा उपयोग बीड़ी उद्योग में बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता का व्यवसाय आय का अतिरिक्त स्रोत साबित हो सकता है और साबित हो चुका है। तो संगमरमर हो गया, तेंदुपत्ता, बीड़ी उत्पादन में जबलपुर का अग्रणी स्थान है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन भारी वाहन कारखाना स्थापित है। यहाँ पे भारी वाहन कारखाना, तो भारत में सेना को बड़े वाहनों की सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी यूनिट व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है दोस्तों। पूरे देश में शक्तिमान के नाम से जो सेना के हर ट्रक दिखाई देते हैं, यानी जो शक्तिमान के नाम से जो हरे ट्रक दिखाई देते हैं, वहाँ व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनाए जाते हैं। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना है। गन कैरेज फैक्ट्री भी है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गन कैरेज फैक्ट्री की शुरुआत अंग्रेजों के टाइम पे 1904 में की गई थी। यहाँ पे फैक्ट्री पूरा मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी अयुद्ध फैक्ट्री है दोस्तों। ये है ना, मध्य प्रदेश सबसे पुरानी अयुद्ध फैक्ट्री है ना। इसके अलावा यहाँ पे अयुद्ध फैक्ट्री खमरिया में भी है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में है, और ग्रे आयरन फाउंड्री फैक्ट्री भी है यहाँ पे, है ना। ग्रे आयरन फाउंड्री फैक्ट्री भी जबलपुर में है। इसके अलावा यहाँ पे एक और है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है दोस्तों। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी स्थापित है ना। तो यहाँ पे 40 रक्षा विनिर्माण इकाइयों सब स्थापित है। 40 विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित है। इसलिए भारतीय रक्षा बल जैसे कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के तीनों अंगों की जरूरत को पूरा करता है ये। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत का रक्षा शहर, यानी मध्य प्रदेश का रक्षा शहर के नाम से जाना जाता है। जबलपुर को याद रखना है। जो मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ये सब पूछेगा, है ना। भारी वाहन कारखाना कहाँ है? पूछा जा सकता है। गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ है? पूछा जा सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है? पूछा जा सकता है। जबलपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 3 जगह है मध्य प्रदेश में। एक तो जबलपुर में है, दूसरी कहाँ पे? कटनी में भी है, एक तो इटारसी में भी है होशंगाबाद के, और एक जबलपुर में। इसको मिला के 3 हो गए, है ना। 3 जगह है। अगला फैक्ट है धुआंधार जलप्रपात दोस्तों। तो धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर के समीप स्थित है। ये भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है दोस्तों। भेड़ाघाट में है ये। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? पूछेगा। भेड़ाघाट में है, जबलपुर के पास। नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है। यहाँ पे 50 फुट ऊपर से नर्मदा नदी की धारा गिरती है, यानी जल गिरता है उसका। तो जल सफेद धुएं के समान उड़ते हुए
उड़ते नहीं, उड़ने लगता है, हाँ, यानी वही उड़ते हुए सफेद धुएं के समान उड़ता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है, उसे ही इस कारण उसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, धुआंधार कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को ने 20 मई 2021 में विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर के पास भेड़ाघाट नामक स्थान पर। बरगी बांध के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, बरगी बांध जो है दोस्तों, ये बरगी नदी पर स्थित, एक बरगी नदी ऑप्शन देगा तो बरगी लगाना है, और नर्मदा नदी ऑप्शन देगा तो नर्मदा लगाना है, क्योंकि बरगी नर्मदा की सहायक नदी है। तो बरगी बांध बरगी नामक स्थान पे बना हुआ है, इसलिए उसका नाम बरगी बांध रखा गया है। बरगी बांध दोस्तों, बरगी डैम है कहाँ पे? जबलपुर में। ये बरगी बांध, इसमें परियोजना भी संचालित है एक, तो बरगी परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना भी है। इस परियोजना का नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना भी है। नर्मदा नदी पर स्थित, नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर स्थित एक बांध बना हुआ है, जिसको बरगी बांध के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखना है। बरगी बांध बरगी नदी पे है, जबलपुर में, इतना पूछा जाता है परीक्षा में। अगला है हनुमान ताल दोस्तों, हनुमान ताल। तो हनुमान ताल कहाँ है? तो हनुमान ताल यहीं जबलपुर में है। हनुमान ताल कहाँ है? जबलपुर में है। तो यहाँ पे हनुमान ताल जो है, ये हनुमान ताल मंदिर भी है, एक जबलपुर का एक ऐतिहासिक जैन मंदिर है दोस्तों। हनुमान ताल तालाब का नाम है, उस तालाब के किनारे ही एक जैन मंदिर बना हुआ है। जबलपुर में एक ऐतिहासिक जैन मंदिर बना हुआ है, जो हनुमान ताल के किनारे स्थित है। जबलपुर का मुख्य केंद्र हुआ करता था एक टाइम पे, ये जबलपुर के बीचों बीच में। हनुमान ताल कहाँ है? क्वेश्चन आ सकता है। बंदर कूदनी इंपॉर्टेंट है। बंदर कूदनी संगमरमर के पहाड़ दोस्तों, संगमरमर के पहाड़ कहाँ पे है? वहाँ जबलपुर में, नर्मदा नदी पर। तो बंदर कूदनी संगमरमर के पहाड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इस स्थान पर सीधे और ऊंची चट्टान एक दूसरे के विपरीत और बहुत ही निकट है दोस्तों। एक ये चट्टान, एक ये चट्टान, है ना। एक इस स्थान पर सीधी और ऊंची चट्टान एक दूसरे के विपरीत और निकट है। यहाँ पहाड़ एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बंदर एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिना किसी परेशानी से छलांग लगा लेते हैं, छलांग लगा सकते हैं। इसीलिए उसको बंदर कूदनी में संगमरमर की चट्टानें नर्मदा नदी पर बनी हुई है, इसलिए उसका नाम, ये बंदर कूदते हैं यहाँ से वहाँ, इसलिए उसका नाम बंदर कूदनी पड़ा है। कई एग्जामों में आ चुका है। बंदर कूदनी कहाँ पर है? जबलपुर में है, याद रखना है। इतना ही पूछता है क्वेश्चन बस। यानी हम बोल सकते हैं इसको प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है बंदर कूदनी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। बंदर कूदनी का अर्थ होता है बंदर की छलांग कूदना या स्थान। बंदर को एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने के कारण इस जगह का नाम बंदर कूदनी पड़ा है। जो धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों, वहीं पे है, थोड़ा आगे में जो संगमरमर की चट्टान मिलेगी, वहां पे है बंदर कूदनी। अगला है मार्बल रॉक। मार्बल रॉक, तो मार्बल रॉक निकलते हैं वहां पे, मार्बल की चट्टान। मार्बल को संगमरमर कहते हैं दोस्तों हिंदी में। तो मार्बल एक कायांतरित चट्टान है, जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरित के फलस्वरूप होता है। तो मार्बल इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है ये। अगला बात करेंगे अपन रॉक, बैलेंसिंग रॉक है दोस्तों। यहाँ दुनिया की एक ऐसी चीज है यहाँ पे जबलपुर में, जो लोगों के बीच हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ है। जबलपुर में एक पत्थर है दोस्तों, जो अपनी बनावटों को लेकर चर्चा में है। बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है। कई क्विंटल वजनों से, कई क्विंटल का यानी कई वजन, बहुत वजन वाला पत्थर है, जो महज कुछ इंच के बेस से अपनी जगह खड़ा हुआ है। जैसे ये चट्टान है दोस्तों, जैसे ये चट्टान है, चट्टान में यहाँ पे एक ये ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसा, यानी कि सिर्फ एक नोक, इसमें बैलेंसिंग रॉक उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। उसने एक बैलेंस, ऐसा बड़े भूकंप के झटके भी सह लेता है, रास्ता गिरा नहीं है, और वो गिरता ही नहीं। देखने जाओ समझ में नहीं आता कि एक छोटे से नोक पर अटका हुआ है और पूरा बैलेंस बना के रखा हुआ है। तो उसी का नाम है बैलेंसिंग रॉक। डायरेक्ट आ सकता है। बैलेंसिंग रॉक कहाँ पर है? बोले जबलपुर में है, इतना बोलना है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देखेंगे तो मदन महल यहीं पे स्थित है। मदन महल जो पहाड़ी पर काफी पुराना महल है, एक प्रकार का, है ना। तो बस इतने याद रखना है। इसका निर्माण गोंड राजा मदन शाह ने करवाया था। मदन महल जबलपुर में, इसका निर्माण गोंड राजा मदन शाह ने करवाया था। दुर्गावती संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पे, रानी दुर्गावती के नाम पे रखा गया है। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है, वहाँ पे दुर्लभ मूर्तियों का संग्रह किया गया है। कई सारी प्राचीन मूर्तियाँ, शहर में प्राचीन रानी दुर्गावती की खूबियाँ और अनेक संग्रहकर्ता के पास प्राचीन सिक्के व मूर्तियों का संग्रह किया गया है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है दोस्तों। रानी दुर्गावती की समाधि भी जबलपुर में है ना। तो रानी दुर्गावती के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, फिर से सुन लो। गोंड साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती जो थी,
थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ इसके बारे में मैं। तो बांदा जिले के कलिंजर में रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर को हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था, है ना। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही इसका नाम दुर्गावती पड़ा। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम दुर्गावती रख दिए थे। महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल की एकलौती संतान थी। कीरत सिंह चंदेल की एकलौती संतान थी। बाद में अनुरूप ही तेज हुई, साहस हुई, शौर्य हुई, सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि और खूब फैली फूली, है ना। तो गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्य से विवाह के 4 साल बाद दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का एक पुत्र था नारायण, जो 3 वर्ष का था, है ना, 3 वर्ष का था। तो अब 3 वर्ष का था तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाला। ये 3 साल का है, बोले मेरा बच्चा अभी, जब तक कि मैं शासकी का बनूंगी, शासक बने तो क्या बोला मैंने, रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाला और वर्तमान जबलपुर राज्य का केंद्र भी इनके अंदर ही आता था, गढ़मंडला के अंतर्गत, है ना। उसके बाद क्या होता है कि अकबर के जुल्म के आगे अकबर जुल्म करने लगा, मालवा से हमला करने लगे, है ना, सब इसको। तो अकबर ने हमला किया, है ना। तो रानी दुर्गावती इतनी पराक्रमी थी कि उन्हें अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बोले मैं नहीं झुकती। अपने स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए उन्होंने युद्ध भूमि को चुना और बार में शत्रुओं को पराजित किया। और 24 जून 1564, 24 जून की बात है, 24 जून 1564 को बलिदान दे दिया। इसलिए इनका रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। 24 जून को रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो बलिदान दे दिया, वीर गति को प्राप्त हुई दोस्तों, है ना। तो जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनने कहा कि मैं किसी विदेशी से नहीं मरूंगी। उसने अपनी कटार लेकर स्वयं ही अपने सीने में मारकर बलिदान दे दिया। और रानी दुर्गावती ने 16 वर्ष तक संभाला था राज्य, यानी 16 वर्ष तक राज करी थी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती का युद्ध किसके साथ हुआ था, ये भी जानकारी होना। तो ये अकबर का सेनापति था एक आसफ खां। अकबर का सेनापति आसफ खां था। इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी इसने। आसफ खां के विरुद्ध संग्रामपुर में लड़ाई हुई थी दोस्तों, जो दमोह में संग्रामपुर है वहाँ पे हुई थी आखिरी लड़ाई इनकी, आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच। और इसके अलावा मालवा का जो सुल्तान था बाज बहादुर, उसके विरुद्ध भी इन्होंने लड़ाई करी थी, इतना याद रखना है। तो फिर इनकी वीरगति को प्राप्त होती है तो इनकी समाधि कहाँ पे, यही बरेला ग्राम में बनाई गई, बरेला ग्राम में, है ना, बरेला ग्राम जबलपुर में है इनकी समाधि, याद रखना है। इतनी काम की चीज़ मैंने बता दिया। धार्मिक पर्यटन स्थल देखेंगे, 64 योगिनी मंदिर यहीं पे स्थित है दोस्तों। 64 योगिनी मंदिर है, इसे गोलाकी मंदिर भी बोलते हैं। ये जबलपुर में है, भेड़ा घाट नगर के पास स्थित एक हिंदू मंदिर है दोस्तों। 64 योगिनी नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे 64 छोटे मंदिर है, 64 छोटे मंदिर या मूर्तियाँ रखी हुई है, इस वजह से इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है ना। और 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के और कुछ जिलों में भी है, लेकिन जबलपुर वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, जबलपुर में। कचनार शिव मंदिर, कचनार सिटी है दोस्तों जबलपुर में। कचनार सिटी की प्रसिद्ध यहाँ पे बहुत ऊंची शिव प्रतिमा है, शिव भगवान की ऐसी बैठी हुई मेडिटेशन करते हुए प्रतिमा है, यानी ध्यान लगाते हुए। तो उसी को जो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है और यहाँ पे कचनार सिटी के नाम से जाना जाता है। कचनार शिव मंदिर कहाँ है, पूछेगा जबलपुर में, खत्म। अगला है महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र कहाँ पर है, तो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज्य, ये जबलपुर में है। जबलपुर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो राज्य ग्राम, है ना, इसी का नाम क्या है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान भी बोलते हैं इसको, जबलपुर में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, है ना। तो ग्रामीण विकास संस्थान भी इसी को बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आगमन के साथ ही ग्रामीण विकास के तेजी से बदलाव के लिए काम करने वाली कर्मियों के ज्ञान और कौशल को फिर से उभरने और ये सब करने के लिए ये सब चीज़ बनाया गया है यहाँ पे, बस इतना ही याद रखना है। इसका उद्देश्य आदिवासी और सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने के मामले में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, खत्म। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र कहाँ है, पूछेगा जबलपुर, लगाना काम खत्म। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यहीं पे, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना याद रखना है 12 जून 1956, याद रखो, इतना ही काम आ जाएगा। 1956 में हुई थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना, रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया, जबलपुर में है, खत्म, इतना ही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना
1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है दोस्तों। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय, एक बात याद रखना, मध्य प्रदेश में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक तो है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। दूसरा है यही वाला जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय याद रखना है। जो ग्वालियर में उसका नाम क्या है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। अगला है सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, यहीं पे है ना। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा पुराना मेडिकल कॉलेज है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में खोला गया था, दूसरा यहीं खोला गया था 1955 में, है ना। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है। इसका पहले नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, फिर बाद में इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कर दिया गया, याद रखना है। भारतीय वन्य अनुसंधान एवं क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय पूछेगा जबलपुर में। भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय पूछेगा जबलपुर में है, याद रखना है। यहीं पे दोस्तों एक और चीज है, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी जबलपुर में है। क्या बोला मैंने, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी जबलपुर में है, याद रखना है ना। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं TFRI बोलते हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अधीन है ना। तो इतना ही याद रखना है यहाँ से। क्या क्या, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे है बस। और भोपाल में भी एक है, तो उसको गड़बड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। मैनेजमेंट वाला भोपाल में है। ये क्या है, ये अनुसंधान क्षेत्रीय कार्यालय, तो गड़बड़ मत करना, है ना। अगला है देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। कहां पर है, यहीं से है देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र। तो क्या है इसका नाम, देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पे स्थित है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जबलपुर में स्थित है। दिव्यांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवा प्रदान करना ताकि वे आत्मनिर्भर और उत्पादक बन सके, है ना, इसलिए बनाया गया है ये देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। विकलांगता की रोकथाम से संबंधित जानकारी के प्रसारक के रूप में कार्य करता है और उन्हें नियंत्रण करने और रोकने में समाज को मजबूत बनाना इसका काम है। ये जबलपुर में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय। तो दोस्तों नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय जबलपुर में विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है ये। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन तथा संबंध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, जैसे कि विश्वविद्यालय निर्भर करे, ऐसा सब काम है इसका। और बहुत सारे काम है, पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से ग्रामीण लोगों को ऐसा विज्ञान, ये सब इतना याद रखो बस। यहाँ से क्या, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ पर है पूछेगा, जबलपुर में, 2009 स्थापना। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जबलपुर में है। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जो फुल फॉर्म इसका बताया मैंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर में है। ये जबलपुर में है, जिसे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिज़ाइन विनिर्माण संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसका नाम क्या कर दिए, इसका नाम पहले से ही है, इसका देखो ऐसा नाम था भारतीय सूचना, तो इसी में सामने जोड़ दिए पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिज़ाइन एंड विनिर्माण के नाम से जाना जाता है। जबलपुर में है दोस्तों। ये सक्षम डिज़ाइन पर केंद्रित है, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम डिज़ाइन और विनिर्माण पर केंद्रित है। ये जबलपुर में है। बस ऐसे ही पूछता है, इसके स्थापना नहीं आती, फिर भी बता देता हूँ। इसकी स्थापना जबलपुर में 2005 में की गई थी। संस्थान प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के माध्यम से कुशल अनुसंधान एवं विकास कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इतना याद रखना है, ये बस डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, जबलपुर में, याद रखना है। अन्य फैक्ट देखते हैं क्या क्या लिखा है। पंडित रविशंकर स्टेडियम कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कई बार अपने।
पंडित रविशंकर स्टेडियम जबलपुर में स्थित एक खेल का मैदान है जिसका उपयोग कई खेलों के लिए किया जाता है, जैसे कि एसोसिएशन फुटबॉल और क्रिकेट के लिए किया गया है। एसोसिएशन है यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट के लिए किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है पूछेगा, जबलपुर। मध्य प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी सुगम पुस्तकालय पर बनाई गई है दोस्तों। क्या है ये, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेत्रहीन छात्रों के लिए राज्य की पहली ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। जो बच्चे लोग या जो देख नहीं सकते, नेत्रहीन छात्रों के लिए राज्य की पहली ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। इस लाइब्रेरी का नाम दिया गया है सुगमय। क्या लिखा है यहाँ पे, सुगमय लिखा है कई जगह, सुगमय या सुगम पुस्तकालय रखा गया है। लाइब्रेरी शासकीय दृष्टि बाधित विद्यालय में शुरू की गई है। जो वहाँ पे एक स्कूल है, शासकीय दृष्टि बाधित विद्यालय में शुरू की गई है। इस लाइब्रेरी का बस इतना ही याद रखना है, तो समझ में आ गया। जबलपुर में नेत्रहीन छात्रों के लिए राज्य की पहली ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की पहली ई लाइब्रेरी कहाँ है, उसका नाम क्या है, ये भी याद रखना है ना। सुगम या सुगमय ऐसा आता है, सुगमय भी लिखा है कई जगह। तो बस तो जबलपुर से इतना ही काम की चीज़ें जो मैंने बताया परीक्षा के हिसाब से। हाँ, ये एक छूट गया था, इसको देख लो। 2021 में जबलपुर में मटर महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों एक बार क्या हुआ, ऐसी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी तो परीक्षा याद नहीं आ रही है, उसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश में मटर की खेती किस क्षेत्र में होती है, ऐसा क्वेश्चन था, किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन में लिखा हुआ था जबलपुर के आसपास के क्षेत्र, खरगोन के आसपास के क्षेत्र, ऐसे और 4 ठन ऑप्शन थे, है ना। तो जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे मटर की खेती होती है और इसी कारण 2021 में जबलपुर में मटर महोत्सव का आयोजन भी किया गया। मटर महोत्सव का आयोजन भी किया गया है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बन गया था कि मटर की खेती कहाँ होती है। तो आपको जानकारी की बता दूं, जबलपुरी मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के प्रयास के सिलसिले में जबलपुर में मटर यानी फूड महोत्सव का आयोजन किया गया। मटर फूड महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों। बस तो होटल और रेस्टोरेंट बाकी सब जगह पूरा लजीज व्यंजन परोसे गए मटर के, है ना। और पूरा इसका उत्सव जोरों शोरों से रेस्टोरेंट वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से किया गया था इसका आयोजन वहाँ पर। बस तो ये कभी पूछा जा सकता, मटर महोत्सव और मटर की खेती जबलपुर के आसपास वाले क्षेत्र में होती है ज़्यादातर। तो समझ में आ गया, जबलपुर को रक्षा शहर कहते हैं। तो जबलपुर इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, है ना। लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, पढ़ाने का स्टाइल पसंद आएगा तो। अब नेक्स्ट जिला भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं धमाकेदार तरीके से।